हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी में। आज हम लेकर आए हैं अध्याय 4 आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें एक एक करके इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्गीकरण की बात कही गई है। वर्गीकरण क्या होता है दोस्तों? आंकड़ों का उनकी समानता अथवा असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है दोस्तों। यानी जब हम आंकड़ों को, ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को इनकी समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो उसे कहते हैं वर्गीकरण, या बांटते हैं तो उसे कहते हैं वर्गीकरण। तो दोस्तों, वर्गीकरण आपको उम्मीद है समझ आया होगा। उसके बाद हम करते हैं कि यहाँ वर्गीकरण जो होता है, वर्गीकरण का उद्देश्य, यानी हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते ही क्यों हैं, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें आंकड़ों का वर्गीकरण क्यों करना चाहिए। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों कि आंकड़ों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आंकड़ों का वर्गीकरण निम्न कारणों से किया जाता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना। अगर हम आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त बनाएंगे तो वो वर्गीकरण से होता है दोस्तों। यानी हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, तो उसे क्या करेंगे, हमें सरल और संक्षिप्त बनाना है। सरल बनाने हैं ताकि हम उन्हें अच्छे से समझ सकें, उसके बाद हमें उन्हें संक्षिप्त बनाना है ताकि वो छोटे हो जाएं और हमें पूरी मीनिंग दे सकें। तो ये आंकड़ों को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं उपयोगिता। यानी आंकड़ों, बहुत सारे आंकड़े होते हैं, आंकड़ों की उपयोगिता कब होती है? जब वो वर्गीकृत होते हैं, सरल होते हैं, समझने लायक होते हैं, तभी तो उसकी उपयोगिता होगी। तो यानी उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो है उपयोगिता को आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। तो उपयोगिता इसमें अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद हम करते हैं विभेदकारी। यानी आंकड़ों को विभेदकारी, यानी अलग अलग जो है भागों में रख दिया जाता है। विभेदकारी यानी विभेद कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, हम विभेद करते हैं, यानी क्या करते हैं, हम आंकड़ों को अलग अलग बांट देते हैं, अलग अलग उसकी पोजीशन कर देते हैं। जो उसकी स्थिति है उसके अनुसार हम वो आंकड़ों को बांट देते हैं, उनका विभेद कर देते हैं। तो उसे कहते हैं आंकड़ों का विभेदीकरण। तो दोस्तों, समझ आया होगा विभेदीकरण क्या होता है। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पर जो है, ये है तुलना योग्य बनाना। हम आंकड़ों को फिर तुलना योग्य बनाते हैं। उसके बाद आकर्षण एवं प्रभावशाली बनाना, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान और सरल पॉइंट हैं। इसमें क्या है, तुलना योग्य बनाना। अगर हम आंकड़ों का वर्गीकरण करेंगे तो आंकड़ों को तुलना योग्य बना सकते हैं, ये बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद आंकड़े आकर्षक बन जाते हैं और प्रभावशाली बन जाते हैं। यानी जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो आंकड़े जो है देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, प्रभावशाली बन जाते हैं, यानी हमें ज़्यादा सूचना दे सकते हैं। आंकड़े बहुत अच्छे देखने में लगते हैं, यानी आकर्षक बन जाते हैं। उसके बाद इन्हें वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। अगर हमने आंकड़ों को वैज्ञानिक आधार प्रदान नहीं किया तो इसकी जो मूल्यता है वो कम हो जाती है, इसलिए इन्हें वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जाता है। तो आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं क्या क्या हैं। आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना, उपयोगिता, विभेदकारी करना, उसके बाद तुलना योग्य बनाना, आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाना, उसके बाद है वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। अब आता है दोस्तों अगला टॉपिक। इसमें जो है हम पढ़ रहे हैं एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएं। यानी एक अच्छा जो वर्गीकरण होता है दोस्तों, जो एक वर्गीकरण होता है, जब हम आंकड़ों को अलग अलग जो है स्थिति में बांट देते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो है एक अच्छा वर्गीकरण कैसे होगा, यानी हम अच्छे से अच्छा वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, हम अच्छे से अच्छा वर्गीकरण करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो अच्छे से अच्छा अगर वर्गीकरण करना चाहते हैं, वर्गीकरण को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ जो है उसकी विशेषताएं दे रखी हैं। यानी एक अच्छा वर्गीकरण हुआ है
तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले उसमें व्यापकता होती है। यहाँ पर व्यापकता का दोस्तों मतलब है कि सारे आंकड़े पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद उसमें स्पष्टता होती है, यानी जो आंकड़े पाए जाते हैं वो स्पष्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सजातीयता। सजातीयता में दोस्तों जो है सभी इकाइयाँ और समान गुण होते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, जो हमारी इकाइयाँ होती हैं, यानी आंकड़ों की पहली इकाई, दूसरी इकाई और तीसरी इकाई, जितनी भी सारी इकाइयाँ होती हैं आंकड़ों की, वो सारी इकाइयों के गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। उसके बाद आता है अनुकूलता। दोस्तों आंकड़े वर्गीकरण क्यों किए जाते हैं? वर्गीकरण उनकी अनुकूलता के आधार पर किए जाते हैं, यानी आंकड़ों को उसी वर्ग में रखा जाएगा, उसी भाग में बांटा जाएगा जहां पर वो अनुकूलित हैं, जहां पर उनको काम आ सकते हैं, जहां पर उनका उपयोग हो सकता है, वहीं पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वहीं पर वर्गीकृत करते हैं इसे अनुकूलित। जैसे कि आप समझ सकते हैं अनुकूल शब्द का अर्थ कैसे समझ सकते हैं। अनुकूल, देखिए दोस्तों, यहाँ ऊंट जो रहता है, ऊंट कहाँ रहता है? ऊंट रेगिस्तान में रहता है। तो ऊंट रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूल है, यानी वो अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेता है। तो इसी प्रकार आंकड़ों को जब वर्गीकरण करते हैं तो जिस माहौल में आंकड़े अपने आप को ढाल लेते हैं उसमें हम उसको अनुकूलता के हिसाब से रख देते हैं, यानी आंकड़े वहीं जाने चाहिए जहां उनका उपयोग हो, सीधा सा मतलब। उसके बाद स्थिरता, लोचशीलता। दोस्तों आंकड़ों में जो स्थिरता होती है, यानी ऐसे आंकड़े नहीं होने चाहिए कि आज ये आंकड़ा था, कल कुछ और हो गया, परसों कुछ और हो जाएगा, यानी जो आंकड़े बदलते रहते हैं वो आंकड़े नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये वर्गीकरण का गुण नहीं होगा, विशेषता नहीं होगी। या अगर आंकड़े स्थिर हैं, यानी आंकड़े स्थिर हैं, एक ही जगह रहते हैं, वही जो आंकड़े एकत्र किए हैं वही रह रहे हैं, तो वो अच्छी प्रश्नावली के जो वर्गीकरण के गुण हैं वो माना जाएगा। उसके बाद इसमें लोचशीलता होनी चाहिए। तो इनमें क्या होना चाहिए दोस्तों कि लोचशीलता क्या होती है? लोचशीलता होती है कि हम जब चाहें इन आंकड़ों में जो बदलाव कर सकते हैं, लचीलापन ला सकते हैं, यानी इनको बदला जा सकता है, यही लोचशीलता होती है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं वर्गीकरण का आधार, यानी हमें जो आंकड़े दे रखे हैं उन्हें किन किन आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो यानी वर्गीकरण का आधार हम समझते हैं, 3 आधार पर आंकड़ों को वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है भौगोलिक, यानी जो आंकड़े होते हैं वो भौगोलिक का मतलब है कि यहाँ पर भौतिक स्थिति कैसी है, यानी पहाड़, नदी, ये नदी क्षेत्र, रेगिस्तान, ये जो जगह है ये कैसी है, उसके आधार पर आंकड़ों को भौगोलिकता के आधार पर बांट दिया जाता है। उसके बाद आता है गुणात्मक, यानी उनके गुण के आधार पर बांटा जाता है, क्या विशेषता है उनमें, क्या गुण है, उनके आधार पर बांटा जाता है। उसके बाद आता है मात्रात्मक। तो यह मात्रात्मक यानी मात्रा के आधार पर जब आंकड़ों को बांटा जाता है तो उसे मात्रात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। और संख्यात्मक या कहें कि संख्यात्मक, मात्रात्मक या संख्यात्मक, यानी यदि आंकड़ों को मात्रा के अनुसार बांटा गया है तो मात्रात्मक आंकड़े हैं, यदि आंकड़ों को संख्या के अनुसार बांटा गया है तो वो संख्यात्मक आंकड़े हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ गुणात्मक आंकड़ों में 2 प्रकार के आंकड़े पाए जाते हैं। पहला होता है साधारण और बहुगुणी, यानी साधारण गुण वाले आंकड़े जिनमें कि एक साधारण गुण पाया जाता है। दूसरा है इसमें बहुगुणी आंकड़े, यानी कि इसमें साधारण गुण नहीं होता, एक से ज़्यादा गुण होते हैं, तो ये बहुगुणी होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर समय अनुसार आंकड़े, यानी यहाँ पर मेन तो 3 ही हैं। भौगोलिक 4 भागों में बांटा गया, भौगोलिक, समय अनुसार, यानी समय के अनुसार, यानी क्या है समय, देखिए दोस्तों समय के अनुसार जब आंकड़ों को बांटा जाए तो उसे समय अनुसार आंकड़े कहा जाता है। तो भौगोलिक और समय अनुसार, गुणात्मक आंकड़े, मात्रात्मक आंकड़े और संख्यात्मक आंकड़े। तो ये 4 भाग हैं हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर गुणात्मक आंकड़ों के 2 भाग होते हैं, साधारण आंकड़े होते हैं, उसके बाद बहुगुणी आंकड़े होते हैं। तो उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। तो जो बहुगुणी आंकड़े होते हैं उनका एक उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि बहुगुणी आंकड़े वाकई में क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मजदूरों की संख्या दे रखी है। यहाँ पर मजदूर 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो कुशल मजदूर होता है या फिर और दूसरा होता है अकुशल,
कुशल मजदूर वह मजदूर होता है कि जो अपने काम को करने में सक्षम, बड़ी अच्छी तरह से सक्षम होता है, वो बड़ी आसानी से अच्छा काम करके हमें देता है। लेकिन अकुशल मजदूर जो कि अकुशल है, यानी कार्य जो है नहीं कर पाता है, एक विशेष उसके पास तकनीक नहीं है, या विशेष जो है उसके पास जो है विशेष कुशल नहीं है, कुशलता नहीं है, तो अकुशल आंकड़े कहलाते हैं। उसके बाद जो कुशल आंकड़े हैं इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, जैसे कि शिक्षित आंकड़े और अशिक्षित लोग। यानी कि कुशल लोगों में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। पहला होता है शिक्षित यानी पढ़े लिखे लोग, उसके बाद अशिक्षित अनपढ़ लोग। यानी कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो कुशल हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है नहीं पढ़े लिखे होते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं वो दोस्तों ग्रामीण और शहरी, यानी ग्रामीण से होते हैं और शहरी होते हैं। ठीक है, ग्रामीण और शहरी से हो सकते हैं, अशिक्षित भी हो सकते हैं, ग्रामीण और शहर ये दोनों जगह से हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शिक्षित अशिक्षित बिल्कुल सेम इसी तरह ये भी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बहुगुणी आंकड़े का उदाहरण क्या होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने मजदूरों की संख्या देखी, मजदूरों की प्रकार देखे, पहला कुशल, दूसरा अकुशल, उसके बाद उसमें भी शिक्षित अशिक्षित, फिर उसमें गाँव का और शहर का। यानी इसमें तो तीन स्थितियां बता दी मजदूरों की, यानी एक से तो ज़्यादा गुण हैं। इसलिए इस सारणी से हमें, इससे जो है चित्र से हमें पता चल रहा है कि इसमें एक से कहीं ज़्यादा गुण सम्मिलित हैं। इसमें मजदूरों की संख्या जो बताई जा रही है एक से ज़्यादा गुण हैं, इसीलिए ये बहुगुणी वर्गीकरण है। तो दोस्तों उम्मीद है ये समझ आया होगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि चर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं, चर की अवधारणा, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। चर क्या होते हैं दोस्तों, किसी तथ्य की वह विशेषता। देखिए दोस्तों चर क्या है, किसी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है, वह चर कहलाती है दोस्तों। यानी ऐसी प्रक्रिया या संख्यात्मक जो है संख्याओं के रूप में मापा जा सकने वाली जो प्रक्रिया है, यानी क्या है ये, वह विशेषता है, तथ्य की विशेषता है। यानी ये क्या होती है, चर की अवधारणा क्या है, चर क्या होता है। सबसे पहले अवधारणा से पहले हम पढ़ेंगे चर क्या होता है। तो चर की बात करें तो चर क्या है, चर उस तथ्य की, कोई भी तथ्य होता है उसकी वह विशेषता होती है जिसे संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है दोस्तों। यानी संख्या के रूप में अगर मापा जा सकता है तो उसे चर कहा जाता है। ठीक है, अगर संख्या के रूप में मापा जाए तो वह चर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आता है विभक्त या खंडित चर, या सतत या अखंडित चर। यानी चर भी दो प्रकार के होते हैं, विभक्त का मतलब खंडित, टूटे हुए चर, यानी जो टुकड़ों में टूटे होते हैं। उसके बाद जो होता है जो है सतत या अखंडित चर, यानी जो टुकड़ों में टूटे नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों सतत चर वे चर होते हैं जो निरंतर बढ़ते हैं। यानी सतत चर क्या होते हैं, जो निरंतर बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से जो होते हैं वो सतत चर होते हैं। तो सतत चर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 करके जो बढ़ते जाते हैं उन्हें सतत चर कहा जाता है। और विभक्त चर क्या होते हैं, जो कि बीच में टूट जाते हैं, यानी उनमें कोई विशेष क्रम नहीं होता है, उसे अखंडित या विभक्त चर कहा जाता है। यानी अगर आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 5 9, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप उल्टा सीधा कुछ भी आगे पीछे करके संख्याओं को लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ पर आंकड़ों, शुद्ध आंकड़े। यानी शुद्ध आंकड़े क्या होते हैं दोस्तों, शुद्ध आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जो हमें शुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं। यानी जो अनुसंधानकर्ता जो होते हैं, जो आंकड़ों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, वो स्वयं अपनी निगरानी में आंकड़े प्राप्त करता है, तो उसे कहते हैं हम शुद्ध आंकड़े। और उनकी जब ये आंकड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, जिस तरह की चेन जो होती है उसमें बहुत सारी चेन जुड़ जुड़कर जो है एक बड़ी चेन बनती है, उसी प्रकार से जब आंकड़े होते हैं वो एक साथ बहुत सारे आ जाते हैं तो जुड़ जुड़कर क्या बनाते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं श्रृंखला। तो चलिए दोस्तों आज का ये टॉपिक समाप्त करते हैं।